जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BEVAE 181 एनवायरमेंटल स्टडीज यूनिट 2 के टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है साइज ऑफ एन इकोसिस्टम। इससे पहले हम इकोसिस्टम को समझ चुके थे और इकोसिस्टम का जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है उसको पढ़ चुके थे। तो पहले आप इस वीडियो पर अगर आए हैं तो पहले वो दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। उसका वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप समझेंगे साइज ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का जो साइज है किस तरह से वैरी कर रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि ये इसमें कौन सा 4-5 ऑप्शन दे देगा, 3 और 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें आपसे पूछ सकता है कि ये कौन सा सही है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर को, तो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है। हम समझते हैं कि इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, इस समय डिफरेंस क्या है। ठीक है, इंडिविजुअल वो है अगर एक ही तरह का जानवर, एक ही तरह का ऑर्गेनिज्म, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी, या फिर मछली हो सकता है, हमें फ्रॉग भी हो सकता है, तो बस एक ही है ना, तो वो इंडिविजुअल है। वो बहुत सारा, अगर एक ही इंडिविजुअल बहुत सारा मिलके बनाएगा तो वो क्या बनाएगा, वो पॉपुलेशन बनाएगा। अगर वो और एक और 2-3 तरह का और भी ऑर्गेनिज्म होगा तो वो क्या बनाएगा, वो कम्युनिटी बनाएगा। ठीक, और उसके बाद अगर वो पूरा एक एरिया का बात चल रहा है, मतलब पूरा जैसे पानी है, पानी के अंदर पूरा जो है, जैसे हम बताए थे ना कि ड्रेन के अंदर भी अगर एक सिस्टम है तो वो क्या है, वो इकोसिस्टम है। ठीक है, और दूसरा बायोम क्या हो जाएगा, जैसे बायोम देखिए समझिएगा, बायोम बहुत तरह का होता है। जैसे वार्म, तुंद्रा रीजन, ठीक है, बर्फीला जगह, सूखा जगह, राजस्थान वाला जगह, फॉरेस्ट वाला जगह। ठीक, ये सब क्या है, ये सब बायोम है। अलग अलग तरह का बायोम होता है, क्लाइमेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक, और दूसरा हमारा आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, जिस जगह पे लाइफ है, पूरा जगह, ये होलिस्टिक वे में, होलिस्टिक का बात कर रहा है, मतलब इसमें आपका लैंड भी आ जा रहा है, इसमें वाटर भी आ जा रहा है और इसमें एयर भी आ जा रहा है, सब कुछ। बायोस्फीयर वो होता है जहाँ पे ऐसा स्फीयर जहाँ पे लाइफ हो, बायोस्फीयर इसका नाम है। ठीक है, जहाँ पे लिथोस्फीयर भी हो, हाइड्रोस्फीयर भी हो और एटमोस्फेयर भी हो। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, या तो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है। अब इसमें पूछ सकता है कि सबसे लार्जेस्ट क्या होगा, बायोम होगा कि बायोस्फीयर होगा। सबसे लार्जेस्ट क्या होगा, बायोस्फीयर होगा। बायोस्फीयर के बाद बायोम होता है, बायोम के बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बाद कम्युनिटी, फिर पॉपुलेशन, फिर इंडिविजुअल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको हम दिखाए हैं, बायोस्फीयर है, फिर बायोम है, फिर इकोसिस्टम है, कम्युनिटी है, पॉपुलेशन है और इंडिविजुअल है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, इसको बायोस्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोस्फीयर भी कहते हैं। बायोस्फीयर में क्या, बायोस्फीयर किससे मिलकर बना हो रहता है, जहाँ पे हवा हो, एटमॉस्फेयर हो, जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर हो मतलब पानी हो, जहाँ पे लैंड हो, जहाँ पे लिथोस्फीयर हो। ठीक है, लिथोस मतलब ही होता है, लिथ मतलब होता है स्टोन और स्फीयर मतलब गोलाकार। ठीक है, ये आपसे यही सब क्वेश्चन, इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, एक डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है, सबसे लार्जेस्ट क्या है इस दोनों में ये पूछ सकता है, या फिर ये दोनों में ये सबसे लार्जेस्ट क्या है ये पूछ सकता है, कम्युनिटी वैरायटी, इकोसिस्टम, और सबसे ऐसे ही पूछ सकता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद हमारा आता है कुछ बायोस्फीयर के बारे में समझते हैं। बायोस्फीयर क्या है, देखिए हमारा जो वर्ल्ड पूरा जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ में, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, अर्थ के ऊपर लैंड है और फिर पानी है। ठीक, तो ये जो लैंड वाला पार्ट है ये है लिथोस्फीयर, जो पानी वाला पार्ट है वो हाइड्रोस्फीयर है, और जो हवा वाला पार्ट है वो एटमॉस्फेयर है। और जो जहाँ पे ये तीनों है ना, वहाँ पे है बायोस्फीयर, मतलब जहाँ पे हवा हो, पानी हो, जमीन हो, वही पे ना लाइफ पॉसिबल होगा। हवा में तो पॉसिबल होगा नहीं, या फिर ऐसा मान लीजिए जमीन है जहाँ पे पानी नहीं है, हवा नहीं है, तो पॉसिबल होगा क्या लाइफ, नहीं। ये तीनों चीज़ चाहिए पॉसिबल होने के लिए, लाइफ को पॉसिबल होने के लिए। और जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है उसी जगह को हम क्या बता रहे हैं, बायोस्फीयर बता रहे हैं। तो बायोस्फीयर कहाँ होता है, देखिए एटमॉस्फेयर जो है हमारा, पूछ सकता है कि अर्थ की चारों तरफ कितने एरिया तक एटमॉस्फेयर होता है, कितने डिस्टेंस पे, 22.5 किलोमीटर तक हो सकता है। ये फैक्चुअल डाटा पे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव नहीं है कि हम आपको बस बता दिए और आप टॉपिक बता दिए और आप आंसर लिख पाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आपको फैक्चुअल डाटा को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा। 4-5 ऑप्शन आपको जब कंफर्म होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। उसके बाद हमारा आता है 2 बेसिक प्रोसेस ऑफ लाइफ। और अगर देखिए आपको क्वेश्चन में अटक जाए ना और आपको लगे कि अरे पढ़े तो थे याद नहीं आ रहा, तो सबसे पहले तो एलिमिनेट कीजिएगा, जो जो लग रहा है कि आंसर तो नहीं होगा, और एलिमिनेट करेंगे तो आपका पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा आंसर का। ठीक, दूसरा आता है हमारा, दूसरा पॉइंट आता है कि बेसिक प्रोसेस क्या है लाइफ का, या फिर फोटोसिंथेसिस है या फिर रेस्पिरेशन है। और है दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारा आता है इस वीडियो में, अगर आपको ना इसलिए इसका ना अगर आपको याद करने में दिक्कत आ रहा हो तो एक बार समझ लीजिए, हम एक्सप्लेन कर देते हैं, और इसका PDF का ना आपको लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप एक बार विजिट कर लीजिएगा।
और दूसरा हमारा आता है एक्सटेंशन ऑफ द बायोस्फीयर। अब बताइए लाइफ क्या हर जगह पॉसिबल है? मान लीजिए अर्थ पे तो बता दीजिए, जहाँ पे पानी है, जहाँ पे लैंड है और जहाँ पे हवा है, ये तीनों है वहाँ पे पॉसिबल है। पर इसका भी कोई एक्सटेंशन है कि पूरे देर तक नहीं पॉसिबल है। ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, अर्थ का ये सरफेस है, अर्थ के सरफेस में 9 किलोमीटर ऊपर और 11 किलोमीटर नीचे यहीं तक है लाइफ। ठीक, कितना होता है? 9 किलोमीटर ऊपर और 11 किलोमीटर नीचे। नीचे मतलब कहाँ? पानी के अंदर, जमीन जो सी लेवल से नीचे। लाइफ सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपको मिलेगा? लाइफ आपको 200 मीटर से लेके 6,000 मीटर तक, मतलब ऊपर जाइएगा तो 200 मीटर तक और नीचे जाइएगा तो 6,000 मीटर तक। अब आप बता रहे 200 मीटर से ऊपर जाइएगा तो आपका होता है ना, एटमॉस्फेयर भी तो बहुत सारे लेयर में बटा हुआ है। ऊपर से आपका जो पहाड़ है, एकदम जो ऊपर ग्लेशियर्स है, वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है क्या? नहीं, वहाँ पे पॉसिबल है। वहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते भी है ना, तो वो एकदम डॉर्मेंट स्टेट में होता है, एकदम मरे हुए की हालत में होते हैं, एकदम एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक, तो वहाँ पे लाइफ जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट कहाँ पे है? ये आपका 200 मीटर। यहाँ पे देखिए फीट में भी लिख दी कि मान लीजिए 40 फीट में पूछ लिया तो फीट में भी बताना पड़ेगा, वरना फिर आप समझिएगा कि नहीं गलत, ये तो हम तो मीटर में याद किए थे, क्वेश्चन तो फीट में आ गया है। 200 मीटर ऊपर से लेके नीचे में आपका 6,000 मीटर, मतलब पानी के आप 6,000 मीटर तक नीचे जाइएगा तब वहाँ तक आपको लाइफ मिलेगा। मतलब आप नहीं मिलेंगे, वहाँ पे बहुत सारे लिविंग क्रिएचर मिलेंगे। और ज़मीन से 200 मीटर ऊपर जाइएगा तब भी वहाँ पे आपको कुछ लिविंग क्रिएचर मिलेंगे। ठीक, अब लिविंग क्रिएचर प्लांट, पौधा, एनिमल, कुछ भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ये हम जस्ट थर्ड चैप्टर में ही पढ़ेंगे कि कितने तरह का फॉरेस्ट होता है, अलग अलग फॉरेस्ट को अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक, पर आप अभी फिलहाल ये समझिए कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, मतलब जैसे हमारा जैसे अर्थ है, अर्थ के एकदम बीच से इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर जाइएगा 23.5 डिग्री में तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा, ट्रॉपिक ऑफ नीचे साउथ में आइएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आएगा। तो ये 23.5 डिग्री से लेके नीचे साउथ में 23.5 डिग्री तक ये जो है ना, ये ट्रॉपिकल रीजन है। तो इस जगह पे आपका जो फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हम जब डिटेल में पढ़ेंगे फॉरेस्ट वाले में तो बताएंगे ही। इस पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे पाया जाता है वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत रिच होता है, डाइवर्सिटी रिच होने का मतलब क्या है? बहुत अलग अलग तरह का प्लांट, अलग अलग तरह का एनिमल आपको देखने को मिलेगा, बहुत वैराइटीज़। और इस जगह को जनरली हम लोग क्या बताते हैं, बहुत है ना, वेस्टर्न घाट जैसे हमारा भारत में है, और भी बहुत सारी जगह, उस हम इसमें वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पर आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये फैक्चुअल डाटा याद रखिएगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है रिच डाइवर्सिटी होता है प्लांट्स और एनिमल्स का। तीसरा हमारा आता है कि सन का एनर्जी सन के एनर्जी सबसे क्रूशियल है। सन के बिना जो हमारा बायोस्फीयर है वो पूरा कोलैप्स कर जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर है, उसको हम डिवाइड करते हैं बायोम्स में। देखिए यहाँ पे आ गया ना बायोम्स क्या था? उस टाइम भी हम लोग पढ़े थे बायोम्स, देखिए इसमें पढ़े थे ना, ये बायोम्स क्या है? ये जो है ना, ये पिक्चर से तो आपको ज़्यादा, इस पिक्चर से जितना अच्छे नहीं समझ में आएगा। ये आपको टेरेस्ट्रियल पार्ट का बात है, इसमें ना वाटर का बात नहीं चल रहा है, ये ना टेरेस्ट्रियल पार्ट का बात चल रहा है बायोम में। इसमें थोड़ा ना अजीब दिखा दिया है कि आपको समझ में तो नहीं आ रहा होगा। इसमें देखिए, जो यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए कहीं पे एकदम जो आइस जमा हुआ है वो एक बायोम है, तुंद्रा रीजन है। कहीं पे पूरा ग्रास ही ग्रास है तो वो भी एक बायोम है। कहीं पे बस बालू ही बालू वो भी एक बायोम है। कहीं पे बस फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, वो भी एक बायोम है। ठीक है, तो बायोम ना लैंड को अलग अलग जगह पे बांटता है। मान लीजिए क्या भारत नहीं, जो हमारा अर्थ है, अर्थ में अर्थ को हम अगर डिवाइड करें तो लैंड और वाटर में डिवाइड कर देंगे, तो फिर लैंड को फर्दर भी तो डिवाइड करते हैं ना। कहीं पे अलग अलग जगह पे कहीं पे अलग अलग तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो जिस बर्फीला जगह का अलग क्लाइमेट हो तो वो एक अलग बायोम हो जाएगा। अगर कहीं पे बहुत बारिश हो रहा है, बहुत सारे घना जंगल है, तो वो एक बायोम हो जाएगा। तो ये लैंड को अगर अलग अलग पार्ट में बांटता है तो इसको हम लोग बायोम्स कहते हैं। कोई भी दो बायोम ना एक नहीं होता। पूछ सकता है आपसे कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? क्या दो बायोम हमेशा एक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, दो बायोम हमेशा अलग होता है। क्या बर्फीला जगह और रेगिस्तान जहाँ पे बालू है वो दोनों बायोम के एक होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। एक बांटा ही गया है अलग अलग क्लाइमेट के बेसिस पे, तो फिर एक कैसे होने का बात आएगा। ये बायोम पता कैसे डिटरमाइन कैसे होता है कि ये अलग बायोम होगा, ये अलग बायोम होगा? ऑब्वियसली वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा। क्लाइमेट ही तो मैटर करता है, कहीं का क्लाइमेट, कहीं का टेम्परेचर ही तो मैटर करता है कि वहाँ पे किस तरह का पेड़ पौधा, किस तरह का सरफेस होगा, टोपोग्राफी होगा, किस तरह का मिट्टी पाया जाएगा वहाँ पे। अगर मान लीजिए वहाँ पे हमेशा बारिश होता रहता है तो क्या वहाँ का मिट्टी कैसा होगा?
वहाँ तो सारा जो उसका न्यूट्रिएंट्स है वो चला जाएगा। या फिर कहीं पे बारिश ही नहीं होता तो वहाँ का ज़मीन कैसा होगा, बालू की तरह होगा, पूरा बालू। राजस्थान में किस तरह का थार डेजर्ट वाला जो हमारा है पूरा सूखा है। तो क्या क्या मैटर करता है किसी की जगह का बायोम के लिए, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन को आप रेन और स्नो दोनों की तरह से बोल सकते हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लाइमेट को ये बायोम को कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बायोम को डिटरमाइन करता है, तो उसमें से टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, क्लाइमेट है, और फिर से जो ऑप्शन नहीं होगा बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, और हम फैक्चुअल डाटा भी आपको हाईलाइट करते चल रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा हमारा आता है डिवीजन ऑफ एक्वेटिक जोन। एक्वेटिक जोन और नॉट कॉल्ड बायोम्स। बताया ना कि बायोम जो होता है ना बस लैंड के लिए है, वाटर के लिए नहीं है। एक्वेटिक जोन को जो बांटता है, एक्वेटिक जोन भी तो अलग अलग पार्ट में पड़ता है, पर उसमें हम बायोम वर्ड यूज नहीं करेंगे, बायोम बस लैंड के लिए है। डिफरेंट इन जोन ड्यू टू, देखिए एक्वेटिक जोन भी बढ़ता है अलग अलग जोन में, जैसे हमारा लैंड बढ़ता है ना वैसे वाटर जो है, पानी हर जगह एक जैसा पानी नहीं है, अलग अलग है। किसके बेसिस पे बांटते हैं, सैलिनिटी के बेसिस पे, नमक का मात्रा किसमें ज़्यादा है, कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेवल उसका है। जब हम आगे और आएगा ना यूट्रिफिकेशन में हम समझेंगे कि न्यूट्रिएंट्स का लेवल किस पानी में ज़्यादा, उसके बेसिस पे भी उसका चलता है कि वो उसको किस तरह का पानी बोलेंगे। वाटर का टेम्परेचर कैसा है, वाटर का टेम्परेचर मैटर करता है। वाटर का टेम्परेचर थोड़ा गर्म और जहाँ पे ठंडा जिस जगह पे रहते हैं ना वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती है, तो वो भी बहुत अच्छा फेवरेबल कंडीशन होता है मछली को मिलने का। तो वहाँ पे किस तरह मछली ज़्यादा मिलती है, मतलब वहाँ पे डाइवर्सिटी अच्छा है, मतलब लाइफ पॉसिबल ज़्यादा है, तो टेम्परेचर मैटर किया ना। उसके बाद हमारा आता है डेप्थ ऑफ सनलाइट। सनलाइट का पेनिट्रेशन किस हद तक हो रहा है, मतलब पानी जो सनलाइट है, सनलाइट किस नीचे तक जा रहा है। सनलाइट जहाँ तक जाता है, किसी जगह पे अगर थोड़ा सा कम सनलाइट जाता है तो वहाँ पे एक अलग इकोसिस्टम होगा, जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जाता है वहाँ पे अलग तरह का होगा, या फिर कम जाता है वहाँ पे अलग तरह का होगा। तो डिपेंड करता है कि अलग अलग वो एक्वेटिक जोन को हम लोग बांटते हैं किसके बेसिस पे, सैलिनिटी के बेसिस पे, डिजॉल्व लाइट न्यूट्रिएंट्स लेवल पे, वाटर के टेम्परेचर पे, और डेप्थ ऑफ द सनलाइट या पेनिट्रेशन, जहाँ तक सन का रोशनी जाता है। ठीक, यहीं तक रहने देते हैं। बायोस्फीयर का जो और कुछ पार्ट है, और बायोस्फीयर का ये पॉइंट ये डिस्कस कर लेते हैं। जो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है इसको फर्दर हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। बायोस्फीयर जो है हाँ बायोस्फीयर देखिए हम बता तो दिए कि यहाँ से यहाँ तक है, पर ये भी याद रखिएगा एक्सट्रीम नॉर्थ में, एक्सट्रीम साउथ पोल में बायोस्फीयर पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे आपको किसी भी तरह का लाइफ नहीं दिखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स, अब ये नहीं सोचिएगा कि पोलर बियर तो होता है, पोलर बियर का बात नहीं करें, पोलर बियर जहाँ तक होता है ना उससे भी एक्सट्रीम का बात चल रहा है, एकदम साउथ और एकदम नॉर्थ पोल एक्सट्रीम बात क्या है ना, इसीलिए वहाँ पे पॉसिबल नहीं है लाइफ। स्पोर्ट्स एंड फंगी वहाँ पे रहता है 9,000 मीटर तक रहता है, पर पहले भी हम आपको बताए थे, पर वो डॉर्मेंट स्टेट में होता है, एक्टिव स्टेट में नहीं होता है। और कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, लाइक करेंगे तो मेरा चैनल को रिकमेंड करेगा यूट्यूब। ठीक, और तब बस आपको कुछ अगर डाउट लगता है तो आप फिर कमेंट से पूछ सकते हैं, इसका हम दूसरे वीडियो में इसको डिस्कस कर देंगे। थैंक यू।